Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और मेरी डॉटर है श्राव्या। शी विल बी 7 in February. She had moderate autism, but now she has mild. So I'm not a therapist. I am just a special mother. जो भी मेरा 4 years का एक्सपीरियंस है श्राव्या के साथ, मैं जस्ट वो वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिससे कि और सारे स्पेशल मदर्स की थोड़ी हेल्प हो पाए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, हाउ टू इम्प्रूव द कॉग्निशन ऑफ अ चाइल्ड। तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप था टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। तो हम अंडरस्टैंडिंग पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस अगर आप ये देख रहे हो तो इससे पहले आप अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियोस देखो टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। देन आप नेक्स्ट ये करना, तो नेक्स्ट आप ये वीडियो देखना। तो अब अंडरस्टैंडिंग पे हम काम कर रहे हैं। नाउ सेकंड इज बिहेवियर थेरेपी। जो भी कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए बिहेवियर थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई बिहेवियर थेरेपी इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हमारे बच्चों में क्या होता है, उनका एंजाइटी स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है जो कि उनको मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत पुअर है, हमारे बच्चों का सेल्फ कंट्रोल बहुत पुअर है। तो और इमोशनल रेगुलेशन बहुत पुअर है। तो अपने इमोशंस को वो रेगुलेट ही नहीं कर पाते। अपने इमोशंस को या अपने जो भी हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। और वो उसको जो है वो शो करते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। अगर हैप्पी है तो वो जंपिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लाउड स्क्रीमिंग कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, अब वो करते ही जा रहे हैं। तो वो एक एबनॉर्मल बन जाता है एक सेटअप में, कि सोशल सेटअप में उस चीज़ को हर कोई एबनॉर्मल ही मानता है कि वो ओवर हो गया। मतलब वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खुद को अपनी बॉडी को सेल्फ कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सैड है तो वो इतना डिप्रेस है कि लगातार वो रोते ही जा रहे हैं। अब वो किसी को सुन ही नहीं रहे, अपने आसपास उनका कोई अटेंशन नहीं, कोई फोकस नहीं, कुछ नहीं। वो सुन ही नहीं रहे अपने आसपास कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, मेरी मम्मी पापा मुझे क्या कह रहे हैं। कि मतलब अगर वो कोई चीज़ से सैड हुए, अपसेट हुए, तो आप उन्हें वो चीज़ करके दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है, उनका मेल्टडाउन स्टार्ट हो जाता है, वो रोते ही जा रहे हैं, घंटों रो रहे हैं। तो ये क्या है, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे। जब वो सैड है तो बहुत डीप डाइव वो डिप्रेस हो गए बिल्कुल, और उस जोन में चले गए। अगर एंग्री है तो किसी को मार दिया, या खुद को हिटिंग करने लग गए, या सामान फेंकने लग गए। मतलब अपना एंगर शो करने का उनको, वो अपने एंगर को चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे कि उसको कैसे चैनलाइज करें, कैसे खुद को सेल्फ कंट्रोल करें, कितना लेवल ऑफ एंगर वो शो करें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स है उनको हैम्पर करती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। वो जब उनकी लर्निंग स्किल्स हैम्पर होंगी तो आप समझ लो कि उनका कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, वो सब बहुत पुअर हो जाएगा। और वो उनका जो जैसे जो भी थॉट प्रोसेस है वो इतना नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाता है कि वो उनके लिए बैकफायर करता है, मतलब उनके लिए कोई हेल्प नहीं करता। तो उनके ब्रेन में हमको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जनरेट करना है कि वो पॉजिटिवली लें अपनी लाइफ को, वो खुद को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, खुद को मतलब अपने डे को प्लान कर पाएँ, कैसे उनको मतलब डेली जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो कैसे वो सीखें, और सीखने से ज़्यादा उसको अप्लाई कैसे करें अपनी लाइफ में, कि उनको कैसे इतने सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रश करना है, टाइम पे बात लेनी है, अपने स्कूल जाना है। और उनको समझना होगा कि उनका क्या क्या शेड्यूल है, तो वो उस शेड्यूल को अपने प्लान कर पाएँ और अपने डेली लाइफ को वो इंडिपेंडेंटली हैप्पीली उसको लीड कर पाएँ। अगर नेगेटिव थॉट्स रहेंगे या वो उनमें प्लानिंग ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वो अपने आसपास हर चीज़ बस बिखेर के रखा है, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज नहीं किया, रूम को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। और फिर वो अपने जब अगर वो टाइम रूटीनली अपने रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, वहाँ पे टेंट्रम्स करने लग जाएंगे। तो इस तरह से उनका उनका ही नुकसान होगा। और एज अ पेरेंट हम लोग भी फिर जब इस तरह से देखते हैं बच्चे को करते हुए, तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाते हैं, गुस्से में हमने मार ही दिया या डांट दिया, हमें समझ नहीं आता कि अब इसको इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। तो वो तो बच्चे को हमें इस तरह से सिखाना होगा, ट्रेन करना होगा कि वो खुद का इमोशन खुद से रेगुलेट कर पाए, और जो पॉजिटिव थिंकिंग ला पाए अपने अंदर, और जो
जो भी गुड बिहेवियर है वो फॉलो करें, अपने जो बैड बिहेवियर है उनको कैसे पता चले कि गुड बिहेवियर क्या है, बैड बिहेवियर क्या है। हमको उनको सिखाना होगा कि ये गुड है, ये बैड है, जिससे वो अपनी लाइफ में गुड बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करें और बैड को वो छोड़ें। अगर बिहेवियर में फंसे रह जाएंगे तो कभी भी उनकी लर्निंग हैम्पर होगी, कभी भी लर्निंग अच्छी नहीं होगी और उनका ग्रोथ, और एक बात आप समझ लो कि उनका ग्रोथ जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। ओके, चल 2 मिनट, कट कर दें, हाँ कर दो। तो हमें फोकस करना है कि हमें उनका जो भी बैड बिहेवियर है उनको कंट्रोल करना है, उनमें और ज़्यादा उनका मतलब आप समझ लो कि उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, पॉजिटिव थॉट्स उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, और जितना हो सके उतना वो समझे कि गुड बिहेवियर क्या है, बैड बिहेवियर क्या है। जिससे कि वो लाइफ में आगे ग्रो कर पाए और अपनी जो लर्निंग स्किल्स है, अपने कम्युनिकेशन, अपनी सोशल इंटरेक्शन, अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये सब प्रॉपरली सीख पाए और लाइफ में तभी वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। हम अब बिहेवियर थेरेपी, हमें समझ तो आया कि बिहेवियर थेरेपी हमें करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बट अब हम बिहेवियर थेरेपी कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे आप कहीं पे एबीओ थेरेपी हो सकता है आप ले करा रहे हो, लेकिन आप ये समझो कि वहाँ से 45 मिनट्स की बिहेवियर थेरेपी होती है, तो बच्चा उस टाइम में ज़्यादा टेंट्रम थ्रो नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कि आके चेयर पे बैठा, उन्होंने ये करवाया थेरेपिस्ट ने, बच्चे ने कर लिया, तो बच्चा वहाँ पे बहुत नॉर्मली कर लेता है, वो उतने बिहेवियर शो नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो वो आपके साथ घर पे है, तो घर पे तो उसके वो सारी जो भी टेंट्रम्स हैं, जो भी बिहेवियर है, वो आपके साथ तो वो काम ही नहीं करता। वो शो को हमें खुद सीखना पड़ेगा बिहेवियर थेरेपी किस तरह से करनी है, और हमें खुद से भी करना पड़ेगा। आप थेरेपिस्ट से भी पूछो, उनसे भी काफ़ी सारे टिप्स लो और सीखो कि घर पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, तभी बच्चे के बिहेवियर्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर थेरेपी में फर्स्ट थिंग क्या है कि वी हैव टू यूज द टाइम, हमें टाइम का यूज करना है टू डिक्रीज द ट्रांजिशनल टेंट्रम्स। अब ट्रांजिशनल टेंट्रम्स क्या है? ट्रांजिशन मीन्स एक चीज से दूसरे चीज में जाना। जैसे कि आपने बच्चा कलरिंग कर रहा है, तो आपने उसको कलरिंग के बाद जिम बॉल एक्टिविटी करानी है, तो अब वो बच्चा कलरिंग कर रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा कलरिंग, वो करते जा रहा है, वो नहीं जा रहा जिम बॉल पर। आपने थोड़ा फोर्सफुली उसको जिम बॉल पे, सारा थोड़ा सा, सारा थोड़ा धीरे गालो, तो वो जिम बॉल, एक्चुअली मैं दूसरे रूम में भी जाऊंगी ना तो वो वहां आ जाएगी, और वो सोती भी नहीं है दिन भर, तो फिर क्या करूं मैं। तो वो नहीं जाएगा जिम बॉल पे, तो अब आप फोर्सफुल ले जाओगे तो वो टेंशन शो करने लगेगा, रोने लग गया, चीखने लग गया, जमीन पे लेट गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये सोचोगे ठीक है इसे करने दो जो कर रहा है, मत उसको डिस्टर्ब करो। लेकिन उससे क्या होगा, ऐसा करने से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जाएगा बच्चे के लिए, इट विल वर्क एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे को ये समझ में आएगा कि अच्छा मैंने ऐसा किया तो मैंने फिर मम्मा मुझे लेके नहीं गई, तो वो हर चीज में ऐसे करने लग जाएगा। उसका ये बिहेवियर बन जाएगा कि टेंशन शो करो, बिहेवियर दिखाओ, और फिर मैं अपने मन का काम कर लूंगा, मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह का एक उसके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो वो हर चीज के लिए ऐसे करेगा। और अगर वो इस तरह से करेगा तो उसकी लर्निंग तो हैम्पर होगी, प्लस एक नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो जाएगा उसके अंदर, जो उसकी लाइफ में आगे जाके उसको बहुत हार्म कर सकता है। तो वो उसकी ग्रोथ को रोकेगा, मतलब वो लर्निंग उसकी होगी नहीं, वो अपने में ही लगा रहेगा, तो आगे जाके वो इस तरह ही करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम का यूज करना है। जैसे अगर बच्चा कलरिंग कर रहा है, तो आप पहले ही बोलो कि कलरिंग, यू विल डू कलरिंग फॉर 10 मिनट्स, देन यू विल डू जिम बॉल एक्टिविटी। यू डू फर्स्ट, जैसे कहीं पार्क में गए, तो बच्चा जैसे शाबिया थी, वो स्लाइडिंग, वो स्विंग करती रहती है, स्विंग करती रहती है, उसको स्विंग बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती थी, उसको बोलती थी कि नहीं 5 मिनट्स आप स्विंग करोगे, तो दूसरे बच्चे की टर्न आएगी, आपको फिर 10 स्लाइड करनी है।
तो पहले पहले बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बट जब आप रोज उसको ऐसे बोलोगे ना कि नहीं 10 मिनट्स के लिए आप स्विंग करोगे फिर स्लाइड करेंगे, तो 10 मिनट्स के बाद आप उसे उठाने की भी कोशिश करो कि नहीं चलो स्लाइड पे चलो, थोड़ा थोड़ा एडमेंट रहो, आप थोड़ा उसको कमांडिंग लैंग्वेज में बोलो कि नहीं आपको इतने 10 मिनट के बाद वही करना है। तो अगर डेली इस तरह की चीज करोगे ना, घर में भी आप बोल दो कि 5 मिनट्स में आप बात लो फिर हम बाहर जाएंगे। आप 5 मिनट्स के बाद जैसे हम क्या करते थे कि हमें बाहर घूमने जाना है, तो शाबिया को मैंने पहले रेडी कर दिया, तो फिर अब वो इतनी मतलब उसको इतनी बेचैनी हो रही थी कि अभी मैं तैयार हुई, बस अभी चलो। अब मैं रेडी हो रही हूँ, वो रुक ही नहीं रही। तो मैंने क्या किया, उसको रोज बोलती थी कि आप 10 मिनट पे सोफा पे वेट करोगे तभी हम बाहर जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे करके अब वो 10 मिनट सोफा पे वेट कर लेती है। थोड़ा घूमती है, हम बोलते नहीं सोफे पे वेट करो, आपको 10 मिनट्स वेट करना है, तो फिर वो 10 मिनट्स वेट करती है। धीरे धीरे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि उसको मतलब उसको इतने मिनट ही ये काम करना है, इसके बाद ही उसका दूसरा डिजायर्ड काम वो कर पाएगा। तो धीरे धीरे आप हर जगह ऐसे कर सकते हो कि 5 मिनट स्लाइड करो, फिर हम स्विंग करेंगे, फिर हम 5 मिनट स्विंग करो, फिर हम मैरी गो राउंड करेंगे। मतलब हर चीज में आप टाइम का लिमिट बच्चे को समझाओ, कि टाइम की वैल्यू समझाओ कि नहीं ये हम इतने मिनट के लिए ही करते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करते। तो धीरे धीरे बच्चा समझने लग जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। देन सेकेंड पॉइंट इन बिहेवियर थेरेपी, फर्स्ट एंड देन। फर्स्ट एंड देन मीन्स आप हमेशा बच्चे को आपको ये करना है कि फर्स्ट फिनिश योर लंच देन वी विल गो आउट। फर्स्ट और देन का यूज करना है। फर्स्ट यू टेक बाथ एंड देन वी विल प्ले। तो जो भी उसका फेवरेट काम है वो देन के बाद आएगा। फर्स्ट आप क्लीन अप करो, देन वी विल आई विल रीड अ स्टोरी। तो जैसे अब रात हो गई, अब बच्चे ने पूरा मैसी कर रखा है रूम, तो आप उसको कहो कि फर्स्ट यू गो एंड क्लीन अप द रूम, देन ओनली यू विल गो टू बेड एंड ओनली यू विल स्लीप। तो बच्चा धीरे समझ नहीं आएगा। शाबिया को मैं ऐसे करवाती तो वो, उसे पता है कि मैं सोने से पहले मुझे क्लीन करना है तभी सो पाऊंगी, तो तो वो प्रॉपरली क्लीन कर देती है। तो धीरे धीरे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट मैं ये करूंगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। फर्स्ट यू गेट ड्रेस्ड देन यू विल हैव ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आपको हमेशा बोलना है कि पहले आप ये करो फिर आपको ये मिलेगा। मतलब इसको इम्पोर्टेंस है कि हमें कोई रिवॉर्ड या कुछ हमें कैसे मिलता है, पहले हमें ये करना पड़ता है, फिर हमको लाइफ में कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो इस तरह से वो और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा अपनी लाइफ में, अपने आप को वो ऑर्गेनाइज करना सीख जाएगा कि हाँ मुझे पहले बात लेना है, फिर मुझे क्लोथ्स पहनने हैं, या फिर मुझे लंच करना है, फिर मैं बाहर जा पाऊंगा। तो धीरे धीरे वो बच्चे में हमें वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज कर ले, खुद की लाइफ को प्लान कर सके कि पहले मैं ये करूंगा, सुबह उठ के सबसे पहले मुझे ब्रश करना है, वाटर पीना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर स्कूल जाना है। तो वहां पे वो बिहेवियर शो नहीं करेगा। आप स्कूल ले जा रहे हो, बच्चा बिहेवियर करने लग गया कि नहीं जाना उसको स्कूल, तो आप रोज तो ये चीज को टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको करना है कि फर्स्ट यू गो टू स्कूल, देन आप आओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, आपका फेवरेट कुछ मैं फूड बनाऊंगी, या हम फिर बाहर जाएंगे, या हम घर में ही हम प्रिटेंड एंड प्ले खेलेंगे। जो भी उसका फेवरेट है वो आप कर सकते हो स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे बच्चा समझने लग जाएगा, तो आपकी हर कमांड को समझ जाएगा। फर्स्ट डू दिस देन यू विल गेट दिस। तो सेकंड पॉइंट तो ये है। नाउ थर्ड इज रिवॉर्ड। और ये जो हम फर्स्ट एंड देन करेंगे तो बच्चा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो बच्चे के जो एंजाइटी और जो स्ट्रेस है उसका उसका जो स्ट्रेस होता है, जो उसका एंजाइटी लेवल है वो सॉरी कोल्ड हो रखा है। तो उसका जो एंजाइटी लेवल है, जो स्ट्रेस है ना, वो भी धीरे धीरे डाउन आएगा। बच्चा और काम और कंपोज हो जाएगा अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाएगा। तो वो अपनी लाइफ को और पॉजिटिवली लीड कर पाएगा। और ये सारी चीजें उसकी इंडिपेंडेंस की तरफ जाती है कि वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग कर पाएगा। देन देन थर्ड पॉइंट इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बच्चे के हर पॉजिटिव बिहेवियर पे या हर पॉजिटिव काम पे उसको रिवॉर्ड करना है। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप हमेशा चॉकलेट और टॉफी दो। आप बोलो ये आपने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऑसम, कुछ भी आप ये वर्ड थोड़े एक्साइटेड होकर बोल सकते हो, क्लैप कर सकते हो बच्चे के लिए। और बैड बिहेवियर पे आप उसे कुछ मत बोलो, आप बोल सकते हो कि इट इज बैड, यू डिड बैड, यू डिड बैड बिहेवियर, मतलब बेसिक बेसिक बोल सकते हो। पर हमको एक चीज और भी ध्यान रखनी है।
तो हमें नो और डोंट वर्ड्स ज्यादा यूज नहीं करने हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम दिन में बच्चे को बस नो 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 कर रहे हैं, नो डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो वो क्या होता है, बच्चे के माइंड में हर वक्त नो नो जाता है, तो बच्चे के लिए एक वो जो नो और डोंट वर्ड है वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है, और बच्चा फिर वो गलत 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 काम बार बार रिपीट करता है, बार बार करता है, शायद वो अटेंशन सीकर बन जाता है कि आप उसे अटेंशन दे रहे हो हर चीज में। वो कुछ भी कर रहा था, आप उसे नो बोल रहे हो, डोंट बोल रहे हो, तो आप उसे एक पॉजिटिव, या आप एक पॉजिटिव बिहेवियर या गुड बच्चे की एक्टिविटी को ही रिवॉर्ड करोगे, और दिन भर नो डोंट ये सब नहीं बोलोगे। इस तरह के वर्ड्स मत यूज करो आप। कुछ और सोचो कि हम कैसे मना कर सकते हैं, उसमें नो और डोंट वर्ड नहीं होना चाहिए। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग व्हाट वी वांट अवर चाइल्ड टू डू, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम और हर। सो बेसिकली हमको फोकस करना है उन चीजों पे जो कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, इंस्टेड ऑफ वो चीज जो हम नहीं चाहते कि वो करे। तो हमें जो अच्छे बिहेवियर कर रहा है उनको फोकस करना है, और बैड बिहेवियर पे ध्यान भी नहीं देना है, उसको अटेंशन नहीं देनी है। सो जैसे बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टॉप स्क्रीमिंग, नो स्क्रीमिंग, आप कहो क्वाइट प्लीज पुट अ फिंगर ऑन योर माउथ। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा बच्चे पे कि हाँ ये गलत है, मम्मा मुझे वो कह रही है ऐसा करने को। तो वो उस तरह से ट्रेंड हो। या अगर वो थ्रो कर रहा है, तो आप उसको ये मत बोलो कि डोंट थ्रो, डोंट थ्रो। उसने थ्रो कर दिया, डोंट थ्रो बोलने से अच्छा है आप उस चीज को उसको दिखा सकते हो, सी इट्स ब्रोकन, यू हैव थ्रो सो इट्स ब्रोकन, आपने थ्रो किया तो ये ब्रोक हो गया, देखो ये खराब हो गया। इंस्टेड ऑफ नो 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 करना, मतलब नो नहीं करना है हमको, नो या डोंट नहीं बोलना है, उसके कुछ और उसका ऑल्टरनेट कुछ और बोलना है, इसमें नो डोंट ना हो, और बच्चे को समझ भी आए। कोई चीज तोड़ दी तो हम उसको मतलब थोड़ा सा अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में उसको डांटेंगे भी नहीं, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट होके आपको बोलना है कि इट्स ब्रोकन, आपने थ्रो किया इसलिए ये ब्रोक हो गया। तो मतलब इस तरह से हमको यूज करना है अपने सेंटेंसेस को वाइजली, कि हम हमें स्टॉप 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 नो 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 नहीं करना है, और हमें फोकस करना है जो हम उससे चाहते हैं करवाना। तो वो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू वो चीजें करवा सकते हो। और ये वर्ड्स को हमको, वैसे तो हम ऑब्वियसली हम बोलते हैं, मैंने ही बहुत बोला है, बहुत सारे थेरेपिस्ट ने भी कहा कि आप ऐसे मत बोलो, तो कंट्रोल किया है मैंने बहुत ही, मैं कम बोलूं। थोड़े बहुत जैसे वो रॉक कर रही है, वो कर रही है, तो उसको कुछ और डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, हाई फाई करा लिया, कुछ कर लिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नो डोंट डोंट ये क्या बोलते हैं इसको डोंट रॉक, डोंट स्पिन। इसके अलावा मैंने उसको कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर दिया, या कोई और उसको काम दे दिया। तो इस तरह से करके आज मेरा ये वीडियो बहुत डिस्ट्रैक्शन किया है शारदा ने बनाने में। तो ऑलवेज प्रेज हिम ऑन द गुड बिहेवियर, जो भी गुड बिहेवियर बच्चा कर रहा है उस पर आप उसकी बहुत तारीफ करिए, बहुत ज्यादा तारीफ करिए, और बैड बिहेवियर को इग्नोर कर दीजिए। ज्यादा उसको डांट के या फिर बोल के कोई फायदा नहीं होगा, बेटर है कि आप उसे इग्नोर कर दीजिए। तो वो उसके लिए एक वो नहीं बनेगा कि हाँ आपसे अटेंशन लेने के लिए वो बार बार नहीं करेगा, कि आप उसे अटेंशन दे नहीं रहे हो, तो आप उसे अटेंशन देना छोड़ दो गलत बिहेवियर पे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव टू रिमेन काम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी काम, इज वेरी डिफिकल्ट। अगर बच्चा पूरे दिन भर खुश है, गुड बिहेवियर कर रहा है, तो हम तो बहुत काम रहते हैं, पर अगर बच्चा थोड़ा मेल्टडाउन में है या टेंट्रम बिहेवियर कर रहा है, तो इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। तो हमें अपने आप को काम रखना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना काम रखना है, एंड इट विल ऑल एंड वन डे। तो होपफुली जो भी ये टेंशन है, बिहेवियर है, विद एज ये चले जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इट विल एंड। तो हमें बस ये वर्ड को याद रखना, इट विल एंड, और हमें वो उस टाइम का वेट करना है, साथ में काम करते जाना है। तो इट विल श्योरली इट विल एंड। अब मैं ऐसा ही मानती हूँ, पहले मैं भी नहीं मानती थी कि कुछ हो पाएगा, मतलब मैं इतना सारा बिहेवियर इतना कुछ देखती थी, तो मुझे लगता था कैसे होगा ये ठीक, अभी ऐसा है तो आगे जाके तो और बढ़ जाएगा।
बट विद टाइम मैंने नोटिस किया कि हाँ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया उनमें। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट एवरीथिंग विल एंड, जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी एक दिन हमारी लाइफ से, और हमारे बच्चे भी इंडिपेंडेंटली जी पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आप ये बिहेवियर थेरेपी टिप्स को फॉलो करो, और अपने थेरेपिस्ट से भी आप ज़रूर हमें डेली बात करते रहो और उनसे टिप्स लेते रहो, और आप ये वर्क करोगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट श्योरली आएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी।